नमस्कार, BNMU संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 1992 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने कोसी में विश्वविद्यालय की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया और मधेपुरा को इसका मुख्यालय बनाया। इसमें डॉक्टर रामेंद्र कुमार यादव रवि की महती भूमिका रही और सौभाग्य से आपको विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इस तरह आप इस विश्वविद्यालय के प्रथम साक्षी बने। आपने इस विश्वविद्यालय की गर्भावस्था का सुख अनुभूत किया और इसकी प्रसव वेदना भी झेली। इसे घुटने के बल चलते देखा, फिर डगमगाते हुए दौड़ते भी देखा और आज इस मुकाम पर भी देख रहे हैं। आप इस विश्वविद्यालय के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य अर्थात कल, आज एवं कल को एक साथ देख रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का वाङ्मय चाहे जितना बड़ा हो जाए, इसकी इमारतों की मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, इसकी बुनियाद बदली नहीं जा सकती है और उस बुनियाद में आपके खून पसीने को अलग नहीं किया जा सकता है। आपने शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, लेकिन विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के तौर पर बिताए 6 महीने को आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कालखंड मानते हैं। ऐसे आदर्श शिक्षक, यशस्वी लेखक, कुशल प्रशासक एवं लोकप्रिय राजनेता से हम जीवन एवं जगत के विभिन्न पहलुओं पर अगले कुछ दिनों तक लगातार संवाद करेंगे। आपसे कुछ सीखने समझने का प्रयास करेंगे और उससे भी अधिक स्वयं को एवं अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को आपके सामीप्य का सुअवसर उपलब्ध कराएंगे। हमने इस श्रृंखला का नाम दिया है डॉक्टर रवि की पाठशाला प्रथम साक्षी से संवाद। इस श्रृंखला की यह पहली कड़ी है। यह एक अनौपचारिक बातचीत है और इसका कोई पूर्व विषय निर्धारित नहीं है। इसके बावजूद सुविधा के लिए हमने इसका शीर्षक दिया है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं साहित्य। यह कड़ी प्रस्तुत है रवि बाबू के प्रति हार्दिक कृतज्ञता के साथ अपने अभिभावक एवं मार्गदर्शक के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए। शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी में तारतम्य और मेल नहीं होगा जब तक शिक्षक साधक न हो और छात्रों में ग्रहण करने की क्षमता न हो। इसके लिए शिक्षक को भी तैयार रहना चाहिए, शिक्षार्थी को भी तैयार रहना चाहिए। अगर शिक्षार्थी पढ़ के न जाएंगे और शिक्षक साधक के रूप में हमारे सामने अवतरित नहीं होंगे, तब तक जो गुह्यार्थ है, शिक्षा हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वह होती है जो मुक्ति देती है। इस मुक्ति का क्या मतलब मर जाना नहीं होता है। इस मुक्ति का मतलब है उस अज्ञानता से मुक्त हो जाना। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा वह देश में जाना माना विश्वविद्यालय है, वह है पटना विश्वविद्यालय। मैं पटना विश्वविद्यालय का IA, BA ऑनर्स और MA तक का छात्र रहा। उस समय
हम लोगों के विभागाध्यक्ष थे पीजी के आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, जो पंडित रामावतार शर्मा के पुत्र थे। उस रामावतार शर्मा को ज्ञान का बृहस्पति कहा जाता था। तो नलिन बिलोचन शर्मा ज्ञान के बृहस्पति के पुत्र थे। वह जो पढ़ाते थे, जैसे लगता है वो पढ़ा नहीं रहे हैं, स्वयं पढ़ भी रहे हैं, हमें पढ़ा भी रहे हैं। कोई भी टॉपिक्स हो, कोई भी पुस्तक वो लेते थे, तो उस समय उस पुस्तक के समय में जो अन्य समकालीन पुस्तकें निकली, समकालीन विद्वानों ने समकालीन विभिन्न विषयों के, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, के जो विद्वान हैं उसमें जो उन्होंने किताबें लिखी, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। जैसे मान लो कोई छायावाद को पढ़ा रहा, हम पंत प्रसाद निराला महादेवी को हमको पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें उस पृष्ठभूमि में हम बायरन, शेली, किट्स, वर्ड्सवर्थ को न जोड़ें, तो यह जो आरोप लगता है हिंदी साहित्य पर हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी साहित्य का अनुकरण किया है, इस सर्वथा सरासर 100% झूठा है। मैं बताऊं, वहां तो प्रकृति का मानवीकरण होता है, हमारे यहाँ इन लोगों के काम में तो हाल में आया है, उनका जो साहित्य नवीन है। मेरा साहित्य तो बहुत पुराना है और इसकी पृष्ठभूमि है संस्कृत। उस समय मैं एक शकुंतला को उदाहरण दूंगा। आप जैसा जानते होंगे, शकुंतला की शादी होने वाली है, अपने घर आंगन को, बगीचे को छोड़कर वह दुष्यंत के पास आएगी। वो फूल तोड़ने जाती है, जो पेड़ पौधे हैं उसका आंचल लिपट जाता है, दुपट्टा सूखे हुए पेड़ की डाली से, और वह रुक जाती है, आंचल से कांटों से निकालना चाहती है। वह मानो वे सूखे पेड़ पौधे कह रहे हैं, अब हमें कौन सींचेगा, अब कौन पानी देगा, आप जा रही हैं। यह तादात्म्यता, सूखे पेड़ की टहनी और शकुंतला के बीच का यह सानिध्य और सामिप्य की परिकल्पना जीवंत बना देता है उस दृश्य को, कि साहित्य आपके हृदय से, आपकी वेदना से, आपकी करुणा से, आपकी ममता से अलग नहीं है, एकाकार हो जाता है। साहित्यकार, साहित्य वह परिदृश्य एकाकार हो जाता है और लगता है कि नहीं, हम जीवंत हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, पंत से पूछा जाता है, लोग उन्हें प्रकृति का कवि कहते हैं। मेरा थीसिस का विषय ही है छायावादी कविता का समाज दर्शन। मैंने कहा है कि नहीं, वे समाजोन्मुखी भी थे पंत, और वह कहते हैं, छोड़ दुर्मों की शीतल छाया, सूख जाओगे, पेड़ को काट दो वो भी सूख जाता है, उसके फूल मुस्कुराते हैं, तुम भी मुस्कुराते हो। प्रश्न है, तुम किस रूप में प्रकृति को देखते हो, जनजीवन को देखते हो? क्या हाथ देखोगे, टीवी पर दिखाता है हाथी कैसे सूंड से अपने बच्चे को निकाल रहा है, जी। देखते हो सूंड से निकाल रहा है, ममता। कंगारू कैसे, बाघ कैसे, मृग सांप को क्रोध बच्चों के लिए उसको नहीं होता है, तुम्हारे लिए क्रोध होता है जब असुरक्षा का भाव उसको होता है, और अपने बच्चे 6 बच्चा लिपट जाता है, सिंह बाघ कुछ नहीं कहता है। बहुत उदाहरण नहीं दूंगा, समय नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ सिर्फ प्रेमचंद का। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी, अब तो कर्मभूमि है, रंगभूमि है, सेवा सदन है, गोदान है। गोदान में जब होरी ग्वाले की गाय मरती है, नलिन बिलोचन शर्मा ने वाक्य कहा था, होरी की विकलता में महाकाव्यत्व की गरिमा है। होरी की विकलता में उसका धन, जन, प्राण, भोजन सब कुछ वही गाय थी। गाय की दूध बेच करके वह जीता था, वह गाय मर जाती है। उसके करुणा में, उसकी वेदना में जो छटपटाहट है, अभाव की सुक्ति है, उसमें महाकाव्य की उस गरिमा में एक महाकाव्य समा सकता है। तो होरी की विकलता में महाकाव्यत्व की गरिमा उन्होंने
देखिए, वह पंच परमेश्वर हो, नमक का दरोगा हो, पूस की रात हो, कफन हो, उस दृष्टि से अगर तुम देखोगे तो लगेगा वह साहित्य जीवन परक है, जीवन के लिए है, जीवन से तादात्म्यता स्थापित किया है, वही सच्चा साहित्यकार हो सकता है। वह सार्वकालिक कवि लेखक होता है, सार्वजनीन होता है और उसकी रचना सार्वभौम होती है। और अगर तुम अपने को समाज से काटते हो तो साहित्य से कट जाते हो, और साहित्य से काटते हो अपने को तो समाज से कट जाते हो। साहित्य समाज के लिए है, उसकी वेदना, उसकी करुणा, उसकी व्यथा, उसका परोस, उसका आंगन, उसका जो वांग्मय है वह जीवन से जुड़ा हुआ है। जब भी साहित्य और तुम्हारी सोच में बिलगाव होगा, अलग तुम हो जाते हो, वह सच्चा साहित्य नहीं हो सकता, वह कालजयी साहित्य नहीं हो सकता जो बहुत दिनों तक तुम्हारे ऊपर राज करे। इसीलिए शिक्षक को पढ़ना चाहिए, शिक्षार्थी को उससे अधिक पढ़ना चाहिए, उसको ग्रहण करना है। आज उस हद तक न शिक्षक पढ़ते हैं, शिक्षक में साधना की कमी है और साधन का ही साध्य होता है। जो शिक्षार्थी है वो भी नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन में क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स इसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। वो सच्चे आंसू नहीं है, और न लेके चुटकी भर नमक और आंखों में भरकर आंसू इस पर मचले हैं कि हम जख्म जिगर देखेंगे। वह मोहब्बत की कशिश हो तुम्हारे अंदर, तभी जख्म जिगर को देख सकते हो। और अगर तुम्हारे अंदर जख्म गहरे नहीं है, छिछड़ा प्यार करते हो, सुशांत को किया, तुम देख रहे हो रुपये के लिए क्या 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 होता रहा, बेचारा देवता से चला गया। हमारे ननिहाल का है, देवरी मल्धिया एक ही गांव है, जिस स्कूल में मैं अपर में पढ़ा था, मेरे गांव का, मेरे ननिहाल का। मेरा जन्म स्थान पूर्णिया जिला है, देवरी मल्धिया, गांव का नाम है देवरी मल्धिया, ये सबको बताया। इसीलिए आदमी को समकालीन लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। कुछ भी तुम पढ़ते हो, आलोचना का हिस्सा है। जो अब रिसेंट इंग्लिश लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में कुछ नए प्रकाशन आए हैं, उससे भी तुम्हारा संबंध रहना चाहिए, तभी वे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। आज हिंदी जानता है तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी जानता है तो हिंदी नहीं, ये हालत हो गई है। संस्कृत नहीं, अरे संस्कृत अंग्रेजी तो हल्का फुल्का ज्ञान होना ही चाहिए न। आप पढ़वे न करोगे तब तो उस भरोसे से आज यह गिरावट आई है। आज बच्चों में वह आत्मबल नहीं है। कुछ बच्चे जो साइंस फैकल्टी के हैं, आर्ट्स फैकल्टी के भी हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के भी हैं, आज 10% बच्चे बहुत मेधावी भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन 90% गड़बड़ है। मैं वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध है, शिक्षक की गहराई और शिक्षार्थी में ग्रहण करने की क्षमता में कमी के कारण आज वैसे छात्र सामने नहीं आ रहे हैं, वैसे शिक्षक सामने नहीं आ रहे हैं जिससे पूर्व का तालमेल हो सके। वह गहराई, वह संवेदना, वह करुणा, वह भावना कालजयी हो। उस साहित्य को कभी मरना ही नहीं चाहिए। जब तक समाज है, साहित्य है, संवेदना है, दर्द है, कशिश है, करुणा है, उसे अलग तुम कैसे हो? और अगर वही छिछली करुणा हो, अब देखो
अंतिम है। जैसे एक प्रेयसी है, पत्नी है, जो अपने पति को विदा करती है नदी किनारे जाकर के। नदी किनारे है, पति नाव पर बैठता है, कहा कि मैं जल्द ही चला आऊंगा। हर नाव को देखती है, वह आया या नहीं, मेरा पति, हमारा प्रेमी आया या नहीं। बहुत महीने वर्ष बीत जाते हैं, वो एक दिन देखती है कि नदी कुछ इसके मन में होता है सच्चा प्यार है। यह मैंने बोल रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद की कविता की किताब है चिंतामणि, उसमें एक शीर्षक है करुणा। करुणा ही सच्चा प्रेम है। जानू कछुए जिनके कारण मैं जली, वही न जलता हुए। जैसे मैं भी जब पहले स्कूल आता था तो माँ पूजा घर से जाके वो लगा देती थी। उसमें बस भी चलती थी, बैलगाड़ी से भी आते थे। हर माँ बाप को सबसे पहले बस एक्सीडेंट हुआ तो हमारा बेटा जिस बस से गया वही तो एक्सीडेंट नहीं हो गया। यह सच्ची करुणा है, अशुभ भावना यह नहीं है। तो आप किस रूप में उस करुणा को देखते हैं? उस प्रेयसी की उस विकलता, उस दीर्घ प्रतीक्षा में जो गहराई है उसको नापो। वह कहती है नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानू कछु हुए, जिनके कारण मैं जली वही न जलता हुए। ये सच्चा प्रेम, सच्चा लगाव, ये अशुभ भाव नहीं है। दीर्घ प्रतीक्षा की पूर्णा होती है, वही प्रेम है, जीवंत प्रेम जिसमें अमरता है, वह मरता नहीं है। आज इतना है।